क्या कोई टीम एक टी20 मैच में विपक्षी टीम को 31 मुफ्त गेंदें दे सकती है? मतलब 6 अतिरिक्त ओवर फेंकने की इतनी बड़ी गलती कर दे और फिर भी मैच जीत जाए? हम्म सुनने में तो ये किसी मजाक या गणित की कोई असंभव पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन 29 मार्च 2026 को खेले गए पैनामेरा वार्म अप मैच में ठीक ऐसा ही हुआ। और ये कोई छोटा मोटा अभ्यास मैच नहीं था। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अजीब घटना का और इसके पीछे के पूरे क्रिकेटिंग विज्ञान का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास टेलर स्टनर्स और स्पीडी स्पार्टन के बीच पीएससी ओवल नोएडा में हुए उस मैच के पूरे आंकड़े और रणनीतिक नोट्स मौजूद हैं। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर क्रिकेट के उन शुरुआती छात्रों और विश्लेषकों के लिए है जो खेल की रणनीतियों को समझना चाहते हैं। जो लोग पेशेवर स्तर पर खेलना चाहते हैं उनके लिए ये मैच एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। तो वो शुरुआत से देखते हैं। स्टेलर स्टनर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 157 रन बनाए 6 विकेट पर। 157 एक सम्मानजनक स्कोर लग सकता है। लेकिन जवाब में स्पीडी स्पार्टन ने ये लक्ष्य केवल 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। अरे बाप रे! हाँ, और वो भी सिर्फ 3 विकेट खोकर 7 विकेट से एक ऐसी तेज जीत जिसने पारंपरिक क्रिकेट की पूरी थ्योरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। मतलब एक पूर्व क्रिकेटर के नजरिए से मैं सोच रहा था कि ये मैच हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव दिखाता है। एक तरफ वो पुरानी सोच है जहां विकेट बचाना सबसे जरूरी होता है और दूसरी तरफ वो आधुनिक बेखौफ रवैया जो गेंदबाज के दिमाग के साथ खेलता है। ज्यामितीय शतरंज, मैं इसे यही कहूंगा। तो चलिए इसी बिसात को समझते हैं। स्टेलर स्टनर्स ने अपनी पारी की नींव कैसे रखी? स्कोर कार्ड देखें तो गौरव योगी ने 33 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए। 33 गेंदों में सिर्फ 34 रन टी20 में? हाँ, उनका स्ट्राइक रेट था मात्र 103.03। यही तो। और आशीष पांडे ने 28 गेंदों में 32 रन बनाए। इन दोनों के बीच 34 गेंदों में 53 रनों की साझेदारी हुई, जो कि काफी धीमी थी। बहुत धीमी। ये जो एंकर की भूमिका है ना, जहां एक बल्लेबाज सिर्फ विकेट पर टिके रहने के लिए खेलता है, मुझे लगता है आधुनिक टी20 क्रिकेट में ये सबसे बड़ा मिथक बन चुका है। देखिए, ये एक जटिल पहलू है अगर हम मैच की उस स्थिति को देखें। लेकिन 103 का स्ट्राइक रेट टीम को अंदर ही अंदर खोखला नहीं करता क्या? 5.4 ओवर में स्टेलर स्टनर्स का स्कोर 53 रन पे 2 विकेट था और फिर अचानक 9.4 ओवर तक आते आते वे 69 रन पे 5 विकेट गंवा चुके थे। हाँ, मध्यक्रम पूरी तरह ढह गया था। बिल्कुल। ऐसे पतन के समय टीम के ड्रेसिंग रूम में जो दहशत फैल जाती है ना, गौरव योगी ने उसे रोकने का एक क्लासिक तरीका अपनाया। मतलब उन्होंने एक छोर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, ताकि टीम 100 रन के अंदर ही ऑल आउट न हो जाए। मैं सोचती हूँ कि यह रक्षात्मक स्थिरता टीम को एक मनोवैज्ञानिक ढांचा देती है। मैं इस मनोवैज्ञानिक ढांचे वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, मैं मानता हूं कि विकेट गिर रहे थे, लेकिन टी20 क्रिकेट 50 ओवर का वनडे मैच नहीं है जहां आपके पास पारी को संवारने के लिए 20 ओवर पड़े हों। ये बात तो है, समय बहुत कम होता है। जब आप 33 गेंदें खेलते हैं, यानी पूरी पारी का लगभग 27% हिस्सा, और बदले में सिर्फ 34 रन बनाते हैं, तो आप विपक्षी टीम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी ही टीम पर दबाव बढ़ा रहे थे? बिल्कुल। आप ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी बल्लेबाजों पर रन रेट का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। डेटा अब साफ दिखाता है कि टी20 में डॉट गेंदें खेलना विकेट गंवाने से ज्यादा नुकसानदायक है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। जब आप गेंद को सिर्फ टैप करके डॉट करते हैं तो फील्डिंग टीम को अपनी योजना बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पर आसानी से सेट हो जाता है। सही कहा। लेकिन इस मैच में स्टेलर स्टनर्स के 157 रनों तक पहुंचने के पीछे सिर्फ योगी की रक्षात्मक पारी का हाथ नहीं था। और क्या था? यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला कारक मौजूद था और वो था स्पीडी स्पार्टन के गेंदबाजों द्वारा दिया गया अतिरिक्त रनों का भारी भरकम तोहफा। ओह हाँ, ये इस मैच का सबसे हास्यास्पद हिस्सा है। कुल 36 अतिरिक्त रन। अकल्पनीय। और इसमें से 31 तो सिर्फ वाइड गेंदें थी। हाँ, साद सिद्दीकी ने 2 ओवर में 7 वाइड फेंकी। 7 वाइड? मतलब इधार अहमद ने भी 4 वाइड दी।
ये तो ऐसा है जैसे किसी परीक्षा में बिना सवाल पढ़े परीक्षक को मुफ्त के नंबर दे देना। बहुत सही तुलना है। एक T20 मैच में 31 वाइड गेंदें फेंकने का मतलब है कि आपने 31 रन तो मुफ्त में दिए, साथ ही 31 अतिरिक्त गेंदें भी फेंकी। यानी विपक्षी टीम को पूरे 5 से ज्यादा अतिरिक्त ओवर खेलने का मौका दे दिया। मैं तकनीकी नजरिए से समझना चाहूंगा, एक पूर्व खिलाड़ी के तौर पर आप क्या सोचती हैं, जब एक पेशेवर गेंदबाज इस तरह भटकता है तो उसके बायोमैकेनिक्स और दिमाग में क्या चल रहा होता है? जब कोई युवा गेंदबाज ऐसी अनुशासनहीनता दिखाता है तो ये सिर्फ खराब फॉर्म नहीं होता, ये अक्सर दबाव में ओवर ट्राइंग का सीधा परिणाम होता है। मतलब कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश। बिल्कुल। T20 में गेंदबाज को लगता है कि उसे हर गेंद पर विकेट निकालना है या बहुत ज्यादा गति पैदा करनी है। गति बढ़ाने के चक्कर में नियंत्रण खो देते हैं। हाँ, जब वो अपनी सामान्य गति मान लीजिए 130 की रफ्तार से बढ़कर 140 की रफ्तार से गेंद फेंकने की कोशिश करता है तो उसका रनअप अनियंत्रित हो जाता है और फिर क्रीज पर कदम भी गलत पड़ते होंगे। वो ओवर स्ट्राइड कर देता है। अच्छा। इसके कारण रिलीज के समय उसकी कलाई की स्थिति झटके से खुल जाती है। अच्छा, कलाई की पोजीशन बिगड़ जाती है। हाँ, और गेंद उंगलियों से उस जगह पर नहीं छूटती जहां छूटनी चाहिए, दिशा पूरी तरह से भटक जाती है। और सच कहूं तो इसका असर सिर्फ उस गेंदबाज तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, पूरी फील्डिंग यूनिट परेशान हो जाती है। जब मैं मैदान पर होता था तो एक फील्डर के तौर पर लगातार वाइड गेंदें देखना सबसे ज्यादा थका देने वाला अनुभव होता था। मोमेंटम ही टूट जाता है। आप हर गेंद के लिए तैयार होकर पंजों पर खड़े होते हैं और फिर गेंदबाज वाइड फेंक देता है, आपको फिर से अपनी जगह पर वापस जाना पड़ता है। और कप्तान के लिए तो ये एक दुस्वप्न है। वो फील्ड सेट करता है एक योजना के लिए और गेंदबाज उसके बिल्कुल विपरीत गेंद फेंक देता है। यही कारण है कि क्रिकेट के छात्रों को यह समझना चाहिए कि T20 में गति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नियंत्रण है। साद सिद्दीकी जैसी युवा गेंदबाजों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। अगर आप अपने रिलीज पॉइंट पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आपकी गति विपक्षी टीम का हथियार बन जाती है। खैर, स्टेलस टर्नर्स ने इन मुफ्त के रनों से 157 रन बना लिए। लेकिन जब स्पीडी स्पार्टन लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्होंने दिखाया कि आक्रामक बल्लेबाजी का असली मतलब क्या होता है। और यहां से ये मैच एक मास्टर क्लास में बदल जाता है। स्टेलस टर्नर्स की वो धीमी पारी अब इतिहास लग रही थी जब विकास और दीपक नेगी क्रीज पर आए। इन दोनों ने मैदान को सचमुच एक ज्यामितीय ग्रिड में बदल दिया था। विकास ने सिर्फ 37 गेंदों में 66 रन ठोक दिए, 178.38 का स्ट्राइक रेट। और दीपक नेगी ने 35 गेंदों में 54 रन बनाए, 154 के स्ट्राइक रेट से। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 58 गेंदों में 102 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी हुई। आक्रामकता सिर्फ ताकत के बारे में नहीं थी, ये फील्डरों की स्थिति को भेदने के बारे में थी। युवा खिलाड़ियों को लगता है कि आक्रामक होने का मतलब है हर गेंद पर आंख बंद करके बल्ला घुमाना। विकास की पारी इस बात को पूरी तरह गलत साबित करती है। बिल्कुल। उनका इम्पैक्ट इसलिए इतना ज्यादा था क्योंकि वे गेंदबाज की दिमाग को पढ़ रहे थे। जी। जब आप 178 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो आप सिर्फ गेंद का इंतजार नहीं करते, आप गेंदबाज को अपनी मर्जी की गेंद फेंकने पर मजबूर करते हैं। हाँ, विकास अपनी क्रीज की गहराई का बहुत ही शानदार इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। हैरी जोशी के उस 10वें ओवर का बॉल बाय बॉल विश्लेषण करते हैं। वो ओवर तो कमाल था। वो ओवर इस बात का सबूत है कि आधुनिक बल्लेबाज कैसे गेंदबाज की योजना को नष्ट करता है। हैरी जोशी गेंदबाजी करने आए, 10.0 गेंद पर विकास में डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका जड़ दिया। इसका मतलब है कि हैरी ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा होगा। एकदम सही। इसके बाद एक डॉट बॉल आई, लेकिन अगली ही गेंद पर विकास ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका मारा। यानी गेंदबाज ने लेंथ पीछे खींची और विकास ने तुरंत अपना वजन पीछे ले जाकर उसे पुल कर दिया। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है बल्लेबाज की अनुकूलन क्षमता। लेकिन समय में अगर गेंदबाज एक सटीक गुड लेंथ पर गेंद डालता था तो बल्लेबाज उसे सम्मान देते हुए डिफेंसिव ब्लॉक कर देते थे। लेकिन 9.3 गेंद पर देखिए क्या हुआ। विकास ने उसी गुड लेंथ गेंद पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। और फिर 9.2 गेंद पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और चौका। मतलब इस एक ओवर में विकास ने 4, 0, 4, 6, 4, 0 के क्रम में 18 रन बटोरे। यही है असली 360 डिग्री प्ले। उन्होंने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप स्क्वायर लेग,
स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ। इसे ही गेंदबाज की लेंथ को बिगाड़ना कहते हैं। हाँ, जब विकास शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं या क्रीज में बहुत पीछे चले जाते हैं तो गेंदबाज का मार्जिन ऑफ एरर लगभग शून्य हो जाता है। जो यॉर्कर होनी चाहिए थी वो हाफ वॉली बन जाती है। और जो गुड लेंथ थी वो आसानी से कट या पुल करने लायक बन जाती है। यही उच्च स्तर की खेल जागरूकता है। विकास ने आंख बंद करके शॉट नहीं मारे। उन्होंने फील्ड देखी। हाँ, उन्होंने देखा कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कोई नहीं है तो पहली गेंद उधर मारी। जब लाइन बदली तो स्क्वायर लेग का गैप ढूंढ लिया। ये कला हर युवा खिलाड़ी को सीखनी चाहिए। आक्रामकता का मतलब ताकत नहीं, गैप्स ढूंढने की बुद्धिमत्ता है। लेकिन सोचिए जरा, जब कोई बल्लेबाज इस तरह से धागे खोल रहा हो तो कप्तान की मानसिक स्थिति क्या होती है? ये हमें इस चर्चा के सबसे सामरिक हिस्से की ओर ले जाता है। जब खेल इतनी तेजी से हाथ से फिसल रहा हो तो कप्तान फैसले कैसे लेता है? स्पीडी स्पार्टन के कप्तान फारूक नदीम ने जो किया वो रणनीति से ज्यादा अराजकता का उदाहरण था। अराजकता? मैं तो कहूंगा पूरी तरह से घबराहट थी। T20 में कप्तानी एक बहुत ही प्रोएक्टिव भूमिका है। आपको बल्लेबाज के शॉट मारने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन फारूक नदीम का गेंदबाजी में बदलाव करने का पैटर्न मतलब हैरान कर देने वाला था। अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। 11 गेंदबाज, फारूक, दानिश, साद, मुजफ्फर, अरविंद, शिवम, शुभम, शाहबाज, इजहार, शिवशंकर और विकास। ये कोई गली मोहल्ले का मैच तो था नहीं जहाँ सबको बॉलिंग देना जरूरी हो। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये खेल की गति को नियंत्रित करने की रणनीति नहीं थी, ये सिर्फ पैनिक था। कप्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि रन कैसे रोके, इसलिए हर ओवर में नया गेंदबाज ला रहे थे। हालांकि वार्म अप मैचों में टीमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ परखना चाहती हैं। वो बात सही है, लेकिन खेल के मनोविज्ञान को देखें तो इस तरह के लगातार बदलाव फील्डिंग टीम के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे? कॉग्निटिव ओवरलोड के नजरिए से सोचिए। एक पॉइंट पर खड़े फील्डर को हर ओवर में एक नए गेंदबाज की गति, उसके एंगल और उछाल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। ओहो, ये तो फील्डिंग यूनिट के तालमेल को पूरी तरह छिन-भिन कर देता होगा। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो गेंदबाज अच्छी लय में थे उन्हें पूरे ओवर ही नहीं दिए गए। आंकड़े देखिए जरा। अरविंद ने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट लिए और शिवम कुमार ने 1 ओवर डाला, केवल 3 रन दिए और 1 विकेट लिया। जब आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो रन भी रोक रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं तो कप्तान ने उन्हें आक्रमण से क्यों हटा लिया? ये एक बहुत बड़ी सामरिक भूल थी। सफल गेंदबाजों को हटाना समझ से परे है। लेकिन कप्तानी की असली परीक्षा तब होती है जब बल्लेबाज सेट हो चुका हो। हाँ, इसी बिंदु पर मैं स्टेलर स्टनर्स के गेंदबाज विपिन कुमार के 12वें ओवर की घटना पर बात करना चाहूंगी। हाँ, वो 12वां ओवर, जहां रणनीतिक लड़ाई अपने चरम पर थी। विपिन कुमार गेंदबाजी कर रहे थे और सामने विकास थे जो कहर ढा रहे थे। विपिन ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही सूक्ष्म चाल चली। कैसी चाल? विकास हर दिशा में शॉट खेल रहे थे, इसलिए विपिन ने जानबूझकर एक ऐसी गेंद डाली जिस पर विकास को अपना पसंदीदा बड़ा शॉट खेलने का लालच आ जाए। और विकास उस लालच में फंस गए। बिल्कुल। उन्होंने हवा में शॉट खेला और कप्तान जय ने लॉन्ग ऑफ पर एक बहुत ही शानदार कैच लपक लिया। मेरे नजरिए से ये एक बेहतरीन रणनीतिक जीत थी। विपिन और कप्तान ने एक आक्रामक बल्लेबाज के खिलाफ जाल बुना और सफल रहे। जब कोई बल्लेबाज हावी हो तो उसे गलती करने पर मजबूर करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? मैं मानता हूँ कि विकास का विकेट लेना उस समय बहुत जरूरी था और वो जाल उस एक गेंद के लिए काम कर गया। लेकिन क्या वो रणनीति पूरी तरह सफल रही? विकेट तो मिल गया ना। क्रिकेट सिर्फ एक विकेट लेने का खेल नहीं है, ये उस विकेट के बाद मोमेंटम को बनाए रखने का खेल है। वो तो है। विकेट गिरने के तुरंत बाद क्या हुआ? नए बल्लेबाज शिवशंकर दास क्रीज पर आए। कप्तान और गेंदबाज की जिम्मेदारी होती है कि नए बल्लेबाज पर दबाव बनाए। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या? 11.3 गेंद पर शिवशंकर ने डीप पॉइंट पर चौका मारा। अगली गेंद पर फिर से डीप पॉइंट पर चौका और फिर वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और चौका। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री। ये तो मोमेंटम गंवाना हो गया। मेरा तर्क यही है। विकेट मिलने के बाद कप्तान जय और गेंदबाज विपिन दबाव बनाने में पूरी तरह विफल रहे। ये रणनीति नहीं, खराब खेल जागरूकता थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो देखिए। नया बल्लेबाज क्रीज पर आया था तो किसी भी आक्रामक कप्तान की पहली सोच यही होती है कि एक और विकेट निकाला जाए। गेंदबाज ने आक्रामक फील्डिंग लगाकर स्लिप या क्लोज इन फील्डर्स रखकर नए बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश की होगी।
ये एक स्वाभाविक सोच है कि नए बल्लेबाज पर शुरुआत में ही हमला किया जाए। यहीं पर आंकड़ों और मैदान की असलियत के बीच का अंतर समझ आता है। कैसे? जब एक बल्लेबाज आपके पिछले 10 ओवरों से धागे खोल रहा था, आपकी टीम का मनोबल पहले ही गिरा हुआ है, आपको बड़ी मुश्किल से एक सफलता मिली है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? रन रोकना। बिल्कुल, उस बहते हुए रनों के सैलाब को रोकना। नए बल्लेबाज के लिए रक्षात्मक फील्डिंग क्यों नहीं लगाई गई? बाउंड्री पर फील्डर्स को क्यों नहीं भेजा गया? मतलब पहले खेल को शांत करना चाहिए था। हाँ, एक विकेट गिरने का मनोवैज्ञानिक फायदा तभी मिलता है जब आप अगले कुछ ओवरों तक रन रेट को दबाकर रखें। ये बात तो आपने सही कही। नए बल्लेबाज को आते ही लगातार 3 चौके मारने देना दिखाता है कि गेंदबाज ने लेंथ खराब की और कप्तान ने फील्ड नहीं बदली। उन्होंने वो सारा मोमेंटम वापस स्पीडी स्पार्टन को थाली में सजाकर दे दिया। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मैं सहमत हूं कि संदर्भ बहुत मायने रखता है। विकेट लेने के बाद की अगली कुछ गेंदें अक्सर मैच की दिशा तय करती हैं। बिल्कुल। दबाव बनाने का मतलब सिर्फ क्लोज इन फील्डर लगाना नहीं है, बल्कि डॉट गेंदें डालकर बल्लेबाज के दिमाग में हताशा पैदा करना भी है। सही कहा। शिवशंकर दास को सेट होने का मौका देकर स्टेलर स्टनर्स ने मैच में वापस आने का मौका गंवा दिया। और क्रिकेट में मोमेंटम एक बार हाथ से फिसल जाए तो उसे वापस पाना रेत को मुट्ठी में बांधने जैसा होता है। एकदम सही। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो क्रिकेट सीखने वालों के लिए कई अहम सबक हैं। सबसे पहला तो यही कि T20 क्रिकेट की ज्यामिति पूरी तरह बदल चुकी है। गौरव योगी जैसी धीमी एंकर पारी अब आधुनिक खेल में बहुत पीछे छूट गई है। आज विकास जैसी इम्पैक्ट पारी ही मैच जिताती है, जो न सिर्फ रन बनाती है बल्कि विपक्षी कप्तान के दिमाग को भी अस्त व्यस्त कर देती है। और दूसरा सबक, अनुशासनहीनता की भारी कीमत। 31 वाइड गेंदें फेंकना एक ऐसा अपराध है जिसकी भरपाई कोई भी रणनीति नहीं कर सकती। ये बायोमैकेनिकल नियंत्रण की विफलता है। और तीसरी बात जो हमने सीखी वो है खेल के प्रति जागरूकता और कप्तानी का प्रभाव। एक कप्तान को पता होना चाहिए कि कब 11 गेंदबाजों का प्रयोग करने से बचना है। और सबसे जरूरी, विकेट गिरने के बाद मोमेंटम को कैसे बरकरार रखना है। ये ऐसे सबक हैं जो हर युवा खिलाड़ी के काम आएंगे जो पेशेवर स्तर पर खेलने का सपना देख रहा है। केवल अच्छी कवर ड्राइव मारना या तेज यॉर्कर फेंकना ही काफी नहीं है। दिमागी मजबूती और स्थिति को पढ़ने की क्षमता ही एक खिलाड़ी को महान बनाती है। आज की ये विस्तृत चर्चा रणनीति के लिहाज से काफी गहरी रही, लेकिन जाने से पहले क्रिकेट के छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। क्या? कल्पना की जानी चाहिए कि जब कोई गेंदबाज ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां सामने खड़ा बल्लेबाज, जैसे कि विकास, मैदान के हर कोने में शॉट मार रहा हो, तो उस गेंदबाज और उसके कप्तान के लिए सही कदम क्या होना चाहिए? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या उस समय रन बचाने के दबाव में बाउंड्री पर डिफेंसिव फील्ड सेट कर देनी चाहिए ताकि खेल को धीमा किया जा सके? या फिर अतिरिक्त स्लिप लगाकर विकेट लेने का वो बहुत बड़ा और आक्रामक जोखिम उठाना चाहिए, ये जानते हुए कि किनारा लगने पर गेंद बाउंड्री के पार भी जा सकती है? इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के इस मैच ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि T20 के इस तेज तर्रार स्वरूप में कभी कभी अपना बचाव करने से ज्यादा सुरक्षित होता है सीधा पलटवार करना। बिल्कुल, सीधा हमला। अगली विस्तृत चर्चा में हम ऐसे ही किसी और रोमांचक पहलू को लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए खेल के हर छोटे पहलू को करीब से देखते रहिए और सीखते रहिए।